नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। टॉपिक का नाम है डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज, भारतीय रुपये का अवमूल्यन। आज हम लोग देखेंगे कि अवमूल्यन है क्या, किस तरीके से इंडियन रुपीज का जो है डिप्रिसिएशन हुआ है, उसके काउज क्या है, उसके कारण क्या है, प्लस उसका इम्पैक्ट क्या है और उसका किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को उस हिसाब आप कह सकते हैं कि तैयार रहना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। जस्ट फॉर रेफरेंस हम लोग देखते हैं कि अभी का जो है लेटेस्ट एक्सचेंज रेट क्या है। तो 90 रुपीज़ 35 पैसे है। ये उस समय का डाटा है जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल डाटा है, वो होता है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का जो है आप कह सकते हैं सबसे निम्नतम स्तर पर अभी है। तो इसलिए जो है एक न्यूज का विषय है और हम लोगों के लिए भी एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर करने का एक सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यह समझना चाहिए कि करेंसी डिप्रिसिएशन है क्या, रुपये का मूल्यन कहते किसको। तो किसी भी कंट्री का जो डोमेस्टिक करेंसी है या इंडिया के केस में रुपीज है, और ये अगर किसी दूसरे जो फॉरेन करेंसीज है, स्पेशली जो है डॉलर के तुलनात्मक किस तरीके से जो है उसका वैल्यू है, अगर उसमें गिरावट आता है उसी को बोलते हैं अवमूल्यन, ठीक है। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि अगर $1 का सपोज कीजिए कि 70 रुपये है, अगर वो 72 हो रहा है यानी कि वो अवमूल्यन हो रहा है, यानी उसको वो जो है डिप्रिसिएट कर रहा है। एप्रिसिएट किसको कहेंगे कि अगर सपोज किया जाए कि 70 रुपये है और अगर 65 रुपये हो गया, 69 रुपये हो गया, तो रुपीज जो है एप्रिसिएट किया, और अगर डॉलर के तुलनात्मक नीचे गया तो उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगर ट्रेंड की बात करें 2014 से लेकर 2025 तक की अगर बात करें, तो इसमें अगर आप देखिएगा कि अभी 90 रुपये 35 पैसे हो गए। 2014 में अगर आप बात करते हैं तो उस समय जो है आपका 60 रुपीज़ के अराउंड जो है वो चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो ये अब गिरावट जो है पिछले अगर आप देखिएगा 11 साल में लगभग जो है रुपीज़ का जो डिप्रिसिएशन है, मूल्यन जो है 48% का हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। अगर सबसे पहला अगर कारण की बात कीजिएगा तो वो है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसका अगर नेट निकालेंगे उसी को कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी आयात और निर्यात के अगर नेट वैल्यू को देखिएगा तो वो होता है व्यापार घाटा। इंडिया क्या है कि एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज़्यादा करता है, इसलिए इंडिया का जो है ट्रेड सरप्लस नहीं होकर ट्रेड जो है डेफिसिट रहता है। इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट रहता है क्योंकि आपका आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। उसमें से एक देखिए, तीन आपको मेजर काउज मिलेंगे। एक मिलेगा क्रूड ऑयल, सेकंड मिलेगा आपको गोल्ड, थर्ड मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। देखिए, क्रूड क्या होता है कि हमारे कंट्री में क्रूड ऑयल के रिजर्व कम है, तो हम लोग जो है क्रूड ऑयल दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो वेस्ट एशिया से हो या रसिया से हो या अमेरिका से हो। तो उसके कारण जो है हम लोगों का जो ऑयल का डिपेंडेंसी जो है, हम लोग अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से गाड़ियों का जो है आप कह सकते हैं इंडिया में जो है सेल बढ़ा है, परिचालन बढ़ा है, तो ये हमारा जो डिपेंडेंसी है वो क्रूड ऑयल की तरफ बढ़ा है। और वो ये भी एक मेजर कारण रहा कि हम लोगों का क्रूड ऑयल जो है का इंपोर्ट बिल जो है बढ़ा है। प्लस जो है गोल्ड का भी एक कारण आपको पता है कि सोना जो है इंडियंस जो डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड है उनके लिए भी एक प्रेफरेंस कराता है। बेडिंग से लेके एक एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट का एक सेफ सोर्स भी मानते हैं। प्लस आरबीआई के द्वारा भी गोल्ड को परचेज किया गया है, एज ए पार्ट आप कह सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व के पार्ट के रूप में गोल्ड परचेज किया। ये तो इन सब के कारण भी आप व्यापार जो घाटा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो जिस तरीके से इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी स्प्रेड कर रहा है, डिजिटल इकोनॉमी आप देखिए हर जगह जो है एक एक बच्चे और से लेके जो है वृद्ध तक आप देखेगा कि स्मार्टफोन के दौर से गुजर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने कंट्री में नहीं है तो हम चीज़ों को बाहर से खरीदते हैं। अगर बाहर से खरीदते हैं तो उन चीज़ों को हमको डॉलर में जो है खरीदना पड़ता है। तो ट्रेड डेफिसिट के कारण भी हमारा जो है एक कारण रहा है, ठीक है। दूसरा जो कारण रहा है वो है कैपिटल आउटफ्लो। कैपिटल आउटफ्लो मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो विदेशी जो इन्वेस्टर थे, एफआईआई जो थे, दो चीज़ को ध्यान रखिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर और एफआईआई डिफरेंट होता है। एफडीआई क्या होता है ना कि लंबे समय के लिए उनका इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई कंपनी यहाँ पर जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा दिया तो वो कंपनियां तुरंत छोड़ के नहीं, रातों रात नहीं जाते। लेकिन जो एफपीआई एफआईआई है वो उस हिसाब से पैसा दुनिया के अलग अलग शेयर मार्केट में लगाते हैं कि जहां उनको लगता है कि उनके पैसे से अधिक रिटर्न मिल सकता है।
तो इंडिया आपको पूर्व में पता था कि एक ब्राइट स्पोर्ट के रूप में, इकोनॉमी के रूप में देखा जा रहा था। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए थे, यानी डॉलर, क्योंकि वो जो इन्वेस्ट करें वो डॉलर के माध्यम से करें। तो इंडिया से जब वो लेके गए हैं तो डॉलर के रूप में जाता था, यानी कैपिटल आउटफ्लो आपका बढ़ा है। और ये डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन को आपको जब समझना हो तो हमेशा आप सप्लाई डिमांड के हिसाब से समझिएगा। होता क्या है कि सपोज कीजिए कि एक, आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए कि एक जो है इक्विलिब्रियम कहीं एस्टेब्लिश्ड है, यानी $1 है, इधर मान लीजिए 70 रुपीज़ है, ठीक है। होता क्या है कि अगर किसी भी चीज़ का डिमांड अगर बढ़ेगा और सप्लाई कम रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। उसी तरीके से अगर सप्लाई डॉलर का अगर घट गया तो क्या होगा, रुपीज़ जो है कमज़ोर होगा। यानी कि सप्लाई डिमांड का सारा गेम है। अगर डॉलर सरप्लस होने लगेगा तो आप कह सकते हैं रुपीज डिप्रिसिएट होने लगेगा। डॉलर की अगर कमी होने लगेगा तुलनात्मक तो क्या होगा, आपका रुपीज डिप्रिसिएट करेगा, ठीक है। तो यानी जिस चीज़ का, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस चीज़ जो संख्या में कम होता है उसका मूल्य अधिक होता है, उसको उस अधिक अधिक चीज़ उसको फॉलो करता है। यानी डॉलर अगर अधिक हो जाएगा रुपीज़ के तुलना तो रुपीज़ एप्रिसिएट होगा, समझ रहे हैं। तो ये सारा कंसेप्ट आप चीज़ों को ध्यान में रखें। यानी डॉलर जब यहाँ से बाहर जा रहा है, कैपिटल आउटफ्लो कर रहा है, तो रुपीज़ तो सेम रह जाए, जो मनी सप्लाई में जो मेरा रुपीज़ है वो सेम रह जाएगा, लेकिन डॉलर कम हो जाएगा तो क्या होगा, अधिक रुपीज़ उस सेम डॉलर को चेंज करेगा तो वो डिप्रिसिएट होगा। इसी चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। उसका एक और, जो विदेशी कंपनियां जो बाहर, जो FII थे वो बाहर ले जाने का कुछ अन्य कारण भी एक हुआ कि इंडिया के शेयर को सेल करके लोग चाइना में भी इन्वेस्ट किए, क्योंकि चाइना लगा कि चाइना का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, वहाँ अधिक बेनिफिट है, तो एक रीजन वो रहा। प्लस यूएस ने क्या किया कि वहाँ फेडरल जो US फेडरल रिजर्व जो वहाँ की जो बैंक, फेडरल बैंक जो है, उसने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ाया। उसके कारण क्या हुआ कि जो US बॉन्ड है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई हुआ था। जो US के इन्वेस्टर थे वो अपने कंट्री वहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि वहाँ उनको ब्याज मिलने लगा ठीक ठाक, तो वो अपने वहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे, तो ये भी हुआ। तीसरा, अगर हम लोग उसके कारण की बात करें तो कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, जो वैश्विक जो आपके कारक है, उसमें से एक है कि रुपी जब एप्रिसिएट होने लगा तो उसके कारण भी जो है इन्वेस्टर यहाँ से छोड़ के गए। प्लस जियोपॉलिटिक्स में देखिए कि किस तरीके से जो है वेस्ट एशिया में जो है पॉलिटिकल क्राइसिस बना हुआ है। आप देखिएगा कि किस तरीके से इजराइल के कारण पूरा मिडिल ईस्ट का जो है इशू हमेशा रहता है, ईरान इराक का अपना स्ट्रगल रहता है। तो इंडिया क्योंकि जो अपना वहीं से खरीदता है, इंडिया 3 ही जगह से मोस्टली आप देखिएगा कि परचेज करता है, चाहे या तो अमेरिका से हो, या फिर अफ्रीका से हो, या फिर मिडिल ईस्ट से हो, या जो है रसिया से हो। तो आप देखिएगा कि रसिया यूक्रेन में भी वार लगा हुआ है, अमेरिका के साथ ट्रेड डील अपना जो है, रसिया से हम लोग क्योंकि तेल खरीद रहे हैं तो उसके कारण जो है अमेरिका के द्वारा आप कह सकते हैं एडिशनल टैरिफ लगाया गया। तो इन सब का प्रभाव जो है हमारे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के वैल्यू पर पड़ा है। तो और जो वेस्ट एशिया में इशू है उसके कारण भी क्रूड ऑयल महंगा है। तो ये क्योंकि हम लगभग 70% तेल जो है खरीदते हैं, तो उसके कारण हमारा, आप कह सकते हैं कि इंपोर्ट बिल जो है हमारा बढ़ा है। एक और कारण है US का ट्रेड। आप न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एडिशनल जो टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि इंडिया जो है रसिया से ट्रेड कर रहा है, और उन अमेरिका के द्वारा ऐसा ये आरोप लगाया गया है कि भारत क्या कर रहा है कि रसिया के द्वारा तेल खरीद रहा है सस्ते में, और उसको दूसरे कंट्री को भी सप्लाई कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि यानी कि इनडायरेक्टली रसिया को भारत सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन के साथ जो है युद्ध को जारी रखने में। और आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कोशिश में है कि दोनों के बीच जो है युद्ध का पर जो है वो विराम लगे। तो उसके कारण एडिशनल जो 25% का टैरिफ है उसका भी असर जो है रहा है इसमें, ठीक है। अगले कारण के तरफ बढ़े तो उसमें से है कि RBI भी यहाँ पर जो है इंटरवेन कर सकता है, लेकिन हमारा जो CPI है, जो डोमेस्टिक जो इन्फ्लेशन है वो बहुत कम है। आप कह सकते हैं ग्लोबली सबसे कम है, तो उसके कारण भी किसी प्रकार का RBI के द्वारा एग्रेसिव पॉलिसी नहीं लेगा। प्लस आपका क्या होता है, RBI इंटरवेंशन। RBI का क्या कोशिश रहता है, देखिए 3 तरीके का आपको देखने को मिलेगा एक्सचेंज रेट। एक रहेगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मतलब $1 का सपोज किया जाए कि जैसे 1991 के पहले इंडिया में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता था, यानी $1 में सपोज किया 50 रुपये फिक्स हो गया तो वो फिक्स है। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, जब मार्केट इंडिया ओपन किया तो क्या हुआ, फ्लेक्सिबल हो गया, यानी सप्लाई डिमांड के हिसाब से चीज़ निर्धारित हो रही है। तो जितना डॉलर है, जितना रुपीज़ है, वो खुद से पर डे देखिएगा कि वो वेरिएबल से रहता है, तो सप्लाई डिमांड के हिसाब से हो रहा है। लेकिन
सप्लाई डिमांड से हो रहा है, लेकिन मैनेज है, इंडिया में मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, यानी कहने का मतलब है कि एक सीमा से नीचे अगर डिप्रिशिएट होने लगता है तो आरबीआई इंटरवेन करता है। इंटरवेन कहने का मतलब क्या होता है, सप्लाई डिमांड को बैलेंस करता है। कैसे करता है कि अगर सपोज किया कि मार्केट में डॉलर कम हो गया, तो आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से कुछ डॉलर जो है मार्केट में करेगा और रुपीज को जो है मार्केट से वो अपने पास विड्रॉ करेगा, तो क्या होगा, एक बैलेंस बनेगा। तो ये अभी आरबीआई का इंटरवेंशन जो है पिछले कुछ समय में उतना नहीं हुआ, ये भी एक कारण बताया जा रहा। फ्राइडे को ऐसा माना जा रहा है कि एक जो है बैठक है आरबीआई का, तो उसके बाद आरबीआई के द्वारा जो है निर्णय लिया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ स्ट्रक्चरल जो कारण है वो भी एक कारण जो है रहा है। उसमें से क्या हुआ कि आईएमएफ के द्वारा इंडियन इकोनॉमी को आप कह सकते हैं कि पॉजिटिवली रिप्रेजेंट नहीं किया गया, उसके कारण भी इन्वेस्टर का जो है आपका कॉन्फिडेंस हिला है, ये भी एक कारण रहा। प्लस क्या हुआ कि जो विदेशी कर्ज है, जो हमारा फॉरेन डेब्ट है, उसका भी आप कह सकते हैं कि प्रेशर जो है बढ़ा है। यानी फॉरेन डेब्ट आपको पता है कि हम लोग जो है बहुत सारा जो राशि है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, तो उसके कारण भी जो है एक दबाव है। प्लस जो है हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व में जो लिक्विडिटी का कमी है वो भी एक कारण जो है। तो अधिक अगर फॉरेक्स रिजर्व में बहुत रहेगा तो आरबीआई इंटरवेन करके मार्केट में डॉलर रिलीज करेगा, ताकि जो है वो एक स्टेबिलिटी जो है एक सीमा के नीचे जो है मान से है तो उसके नीचे जो है डिप्रिशिएट ना हो। तो ये भी एक कारण रहा है। अब हम उसके देखते हैं, ये तो कारण में हो गए। अब अगर उसके निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें कि इतना चर्चा में क्यों है, इतना ये क्यों इतना बड़ा इशू है, तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि अगर आप देखिएगा कि हम जो है तेल इंपोर्ट करते हैं, यानी कि डॉलर में पे कर रहे हैं। तो अगर डॉलर में पे करते हैं तो अगर $1 70 में था, अभी मान लें 90 हो जाएगा, तो हमारे लिए तो महंगा होगा, क्योंकि हम तो रुपीज़ के हिसाब से रुपीज़ देंगे और फिर डॉलर खरीदते हैं, तो उस हिसाब से हमारा इंपोर्ट जो है महंगा पड़ेगा। आप सपोज करके देखिए कि अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ महंगा आएगा तो उसका इम्पेक्ट जो है सारे चीज़ों पर होगा, ट्रांसपोर्टेशन पर होगा, अन्य चीज़ों पर होगा। अगर सपोज कि ये ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया तो उसके कारण क्या होगा, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, जो डोमेस्टिक अन्य गुड्स हैं वो सारे महंगे, महंगाई अधिक होगा। महंगाई अधिक होगा तो क्या होगा, लोगों का जो है डोमेस्टिक सेविंग कम होगा, यानी घरेलू जो बचत है वो कम होगा। फिर वो बैंक में पैसा कम जमा करेंगे, पैसा अगर कम जमा करेंगे तो क्या होगा कि आपका कह सकते हैं बैंक के पास पूंजी कम जाएगा, यानी जो बिजनेसमैन है उनके लिए कैपिटल का कमी होगा। कैपिटल जब कमी होगा तो वो कम से कम बिजनेस को ग्रो करेंगे, यानी हमारा इकोनॉमी कम ग्रो होगा। इकोनॉमी कम ग्रो होगा तो उससे केस में क्या हो सकता है कि बिजनेस जो है आप कह सकते हैं कि श्रिंक भी कर सकता है, तो बहुत सारे लोगों का जो है जॉब उसमें जा सकता है, ले ऑफ हो सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स एक विशियस साइकिल बन जाता है ये महंगाई के कारण। तो ये सारा इम्पैक्ट ये हो सकता है, इसलिए जो है अलर्ट रहने का आवश्यकता है। प्लस क्या होता है कि जो विदेश में अगर कोई चीज़ करने जा रहे हैं, मतलब हम घूमने के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म में जा रहे हैं, या एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या शिक्षा मेडिकल के लिए जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें महंगा हो, क्योंकि वहाँ तो जो भी चीज़ हम करेंगे वो डॉलर से करेंगे। तो पहले हमारा अगर कम था तो कम खर्च लगता है डॉलर के तुलना, क्योंकि हम तो वहाँ जो पे करेंगे डॉलर में करेंगे। तो ये इम्पैक्ट जो है हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, हायर एजुकेशन के लिए जो बाहर जा रहे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जा रहे हैं तो उन चीज़ों पर पड़ेगा। प्लस क्या होता है कि जो हम कर्जा लिए हैं विदेश से, क्योंकि तो डॉलर में कर्ज लिया हुआ, तो अगर अभी के समय में अगर पेमेंट करना है तो मेरे लिए महंगा होगा। आप समझ सकते हैं कारण हम। उसी तरीके से अगर हम लोग और नेगेटिव की बात करें तो देखिएगा कि जैसे जैसे आपका रुपीज़ होगा तो लगेगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है डिस्टेबलाइज हो रहा, और अधिक से अधिक लोग जो है आपका फ्लाई करेंगे, शेयर मार्केट से अधिक पैसा लोग निकालेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी पैसा निकालने लगते हैं। होता क्या है कि लगेगा कि अब देखिएगा कि शेयर मार्केट में अगर जो है नीचे की तरफ जा रहा तो लोग जो है अपना शेयर बेचने लगते हैं, उसके कारण और अस्थिरता बनता। तो ये कारण जो है एक निगेटिव हो सकता है। प्लस क्या हो सकता है कि एक महंगाई बढ़ सकता है, जो हम पूर्व में चर्चा किए, बहुत सारा सामान जो हम बाहर से खरीद रहे हैं। आप सपोज कीजिए मोबाइल, लैपटॉप, सोना, क्रूड ऑयल, जो भी हम बाहर से खरीदते हैं, क्योंकि वो डॉलर में ही खरीदना है तो वो हमको महंगा पड़ेगा। तो जो भी कंज्यूमर है उन पर जो है आपको उसका असर देखने को मिलेगा। पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है कि जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो बढ़ सकता है। होता क्या, सपोज किया कि एक कलम अमेरिका को हम 40 रुपया में पहले अमेरिका में जाता था। सपोज कि $1 बराबर 40 रुपया है,
लेकिन अभी क्या होगा कि गिर के 80 रुपया हो गया सपोज कि $1। तो आप एक अमेरिकन के भी सोचिए कि अगर उसको एक पेन खरीदना है, इंडियन पेन खरीदना है, तो वो 40 रुपया में अगर हुआ है तो उसको तो $1 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वर्तमान समय में देखिएगा तो उसको तो आधा डॉलर में पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 80 रुपया है, 40 रुपया यानी कि उसको आधा डॉलर, क्योंकि वो तो पे डॉलर में कर रहा है। तो उसके कारण क्या हुआ, उसको इंडियन गुड्स जो है सस्ता लगेगा। तो अभी जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे आईटी जो सेक्टर है उसमें एक्सपोर्ट होता है, प्लस जो है फार्मा मेडिसिन एक्सपोर्ट होता है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, लेदर एक्सपोर्ट, तो वो चीज़ें जो जिस कंट्री को हम सप्लाई करें उनको सस्ता लगेगा, और सस्ता लगेगा तो अधिक से अधिक आप कह सकते हैं उसका बिक्री होगा, और एक्सपोर्टर को जो आप कह सकते हैं कि बेनिफिट होता है, ठीक है। प्लस क्या होता है, रिमिटेंस है, यानी सब कुछ के कोई इंडिया में, जैसे केरला के बहुत सारे नर्स बाहर काम करते हैं, बहुत सारे जो है दुबई में लोग काम करते हैं, बहुत सारे शिपिंग में लोग काम करते हैं। तो जो बाहर काम कर रहे हैं, या बहुत सारे जो अमेरिका में आईटी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, वो आईटी प्रोफेशनल है, मेडिकल प्रोफेशनल है, वो अगर अपने कंट्री में जो वापस सैलरी का जो पैसा जो रिमिटेंस भेजते हैं, वो अधिक जो है आपको देखने को मिले, क्योंकि डॉलर के तुलनात्मक उनका वैल्यू अधिक है। तो ये आप इसके पॉजिटिव में देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो निगेटिव है। निगेटिव है किस लिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, यानी हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये नेट क्या है, निगेटिव है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो हमको क्या करना चाहिए, तो 3 तरीके का कदम हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म में क्या किया जाना चाहिए कि आरबीआई के द्वारा जो है इंटरवेन किया जाना चाहिए, और जो ये वोलाटिलिटी हो गया है, उस वोलाटिलिटी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, डॉलर जो है आपका फॉरेक्स रिजर्व से जो है रिलीज होना चाहिए, ठीक है। डॉलर जो है मार्केट में सेल होके, ताकि डॉलर अगर एक बार जो है मार्केट में आएगा तो फिर वो बैलेंस जो है आपका बनेगा। प्लस क्या कर सकता है, एनआरआई बॉन्ड जो है रिलीज करे दूसरे जगह से, जो है डॉलर में इन्वेस्टमेंट जो है, ताकि जो बाहर लोग हैं वो डॉलर में इन्वेस्ट करें, ताकि हमारे डॉलर जो है हमारे यहाँ आ सके। तो ये किया जा सकता है। प्लस जो है ये किया जा सकता है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो हैं उनका टैक्स रीजिंग किया जा सकता है। सपोज कि कोई कंपनी है, उसका जो विथ होल्डिंग टैक्स है उसको रिड्यूस किया जाए। विथ होल्डिंग टैक्स क्या होता है, सपोज किया जाए कि कोई कंपनी है, वो जो शेयर होल्डर्स है उनको अगर किसी तरीके का बेनिफिट होता है तो उसको वो पे करते हैं, ठीक है। अगर पे करते हैं तो उस समय विथहोल्डिंग टैक्स लगता है। उस सपोज किया जाए कि अगर जो पे कर रहे हैं डिविडेंड के रूप में, उसका सर्टेन जो परसेंटेज है अब टैक्स अथॉरिटी को जाता है, तो उसको विथ वो अगर उसको कम किया जाएगा तो उसका बेनिफिट जो है कंपनी को मिलेगा, तो वो अधिक से अधिक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग और क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। हम लोग के यहाँ जैसे सपोज कि अभी एक फेमस स्कीम है परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम जो है, तो हम लोग एक्सपोर्ट से संबंधित जो स्कीम्स है उसको प्रमोट करें, और अधिक से अधिक जो लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है उसको प्रमोट करें, ताकि उससे क्या होगा ना कि हमारा एक तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, प्लस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो यानी हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, जो व्यापार घाटा है वो घटेगा, तो उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा फिर। प्लस हम लोग एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, सपोज किया जाए कि हम कह रहे हैं कि हम जो बाहर से खरीद रहे हैं वो चीज़ें महंगी पड़े, तो हम लोग भारत सरकार जो है कोई चीज़ बाहर से आता है तो उसमें भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है, तो वो इम्पोर्ट ड्यूटी को आप कह सकते हैं कि उसको कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मेजर एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि अपने इंपोर्ट को जो है कम कर सकते हैं, जो डिपेंडेंसी है। तो हम लोग क्या क्या चीज़ खरीदते हैं, सपोज किया जाए कि आत्म भारत आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है, ये क्या इसका कोशिश क्या है कि हम लोग अपने ऊपर डिपेंडेंसी हो। तो अगर 3 चीज़ जनरली देखिएगा कि जो मेजर कारण है, आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, गुड आपका गोल्ड है, डिफेंस है, उसके बाद क्रूड ऑयल है। तो क्रूड ऑयल के रिप्लेसमेंट के रूप में हम लोगों को क्या क्या चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो है अधिक से अधिक प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो विंड है, सोलर है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को अधिक से अधिक प्रमोट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आप जितना भी आईटी सेक्टर का देखिएगा, सेमीकंडक्टर मेन चीज़ है जिसके आधार पर जो है आपका आईटी सेक्टर के जो भी इक्विपमेंट्स है वो बनते हैं। तो हमको सेमीकंडक्टर्स का अधिक से अधिक कंपनी लगना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का लगना चाहिए, ताकि हम अपने यहाँ अपने इंडिया में जो है मोबाइल है, लैपटॉप है, चीज़ों का निर्माण कर सके, ताकि हमारा इंपोर्ट कम से कम रहे। प्लस जो हमारा डिफेंस सेक्टर, आप देखिएगा कि अभी भी जैसे कि राष्ट्रपति पुतिन आए हुए हैं रसिया के, तो देखिएगा कि ट्रेड या जो भी समझौता होगा उसका एक मेजर हिस्सा देखिएगा डिफेंस के अराउंड रहेगा, चाहे वो S-400 की बात हो या फिर अलग तरीके का
जो MiG-21 का जो आप कह सकते हैं स्क्वाड्रन का जो एक रिप्लेसमेंट की बात चल रहा है उसके बारे में हो, तो आप देखिएगा कि या टैंक्स के बारे में हो, तो डिफेंस में हम लोगों का बहुत सारा जो है अभी भी हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। तो डिफेंस सेक्टर को अधिक से अधिक जो है सेल्फ रिलायंट बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग जो कंट्री है वो आत्मनिर्भर रहे और कम से कम जो है हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़े, क्योंकि इन चीज़ों पर हमारा मेजर इंपोर्ट बिल जाता है। तो ये किया जा सकता है। प्लस जो है एनर्जी का जो गोल है हम लोग जो है 2030 तक जो गोल है कि 67% ऑयल डिपेंडेंसी करना, ये तभी संभव है जब हम रिन्यूएबल एनर्जी को करें। जो हम लोगों के तरफ जो परिवहन का बहुत तेज़ी से जो 4 व्हीलर्स हुए उन पर जो है रोक लगे, या रोक अलग तरीके से, यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ जो है किया जाना चाहिए। तो उसके साथ ही कुछ अन्य तरीके का क्या है कि अगर रुपीज सेटलमेंट, यानी बहुत सारे कंट्री क्या करते हैं कि एक दूसरे की वो जो करेंसी डोमेस्टिक करेंसी है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। मान ली सपोज कीजिए हम किसी को दिए रुपीज में, तो मान ली जापान हमको दिया येन में, तो वो एक दूसरे को एक्सचेंज करते, तो उससे डॉलर से डिपेंडेंसी मेरा घट सकता है। तो अभी ये कोशिश अधिक से अधिक देश के साथ किया जा सकता है। वर्तमान में 22 कंट्री जो है रुपीज़ को रिकॉग्नाइज किया, ऑल्दो ये सभी स्मॉल ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, तो इसका बहुत अभी इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इसके दिशा में जो है कोशिश किया जा सकता है, ठीक है। जैसे रसिया है, तो ऐसे कंट्री के साथ जो है ट्रेड नेगोशिएशन किया जा सकता है, ठीक है। उसके साथ हम लोग अगर लंबे समय की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अधिक से अधिक जो है स्टेप लिया जाए। उसमें टैक्स रिफॉर्म है, लेबर रिफॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ईज ऑफ डूइंग, ताकि हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ प्रमोट कर सकें, और कोशिश क्या है कि हम लोग अपने इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, ठीक है। उसी तरीके से जो FTA है, यानी कि जो ट्रेड डील जो है वो हम लोग जो है उसे कंट्री के साथ जो है, अभी देखिएगा बहुत सारा जो हमारा एक्सपोर्ट है वो US बेस्ड ही है। तो हम लोग उसे समय जो दूसरे कंट्री है, UK है, यूरोपियन यूनियन है, कनाडा है, इसके साथ जो है हम लोग FTA करें और उनके साथ जो है व्यापार को बढ़ाएं, ताकि एक जगह से नहीं होकर हमारा डाइवर्सिफाई जो है एक्सपोर्ट हो सके, ताकि अधिक से अधिक हम एक्सपोर्ट कर सकें। उसी तरीके से फिजिकल प्रूडेंस का भी जरूरत है क्या कि एक कारण हम लोग क्या देखेंगे कि विदेशी जो ऋण है उसको चुकाना है। तो हम लोग अगर इस तरीके से अपना जो खर्च है उसको मैनेज करें कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिक करें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अधिक से अधिक जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, और प्लस कम से कम अगर डेप्ट, फॉरेन डेप्ट रहेगा, तो हम लोगों को ये इशू नहीं होगा डॉलर का, जो आज जो ये आप कह सकते हैं डिप्रिसिएशन का इशू हम लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो है अभी आपके साथ डिटेल से हम लोग रुपीज डिप्रिसिएशन के टॉपिक को देखें, और ये आपका BPSC का जो आने वाला इंटरव्यू है प्लस जो BPSC का मेंस है, ये दोनों के लिए आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको अच्छे से ज़रूर तैयार कीजिएगा। और आप अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ज़रूर काइंडली आप लाइक कीजिए, ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है सजेशन की ज़रूरत है, तो आप जो है ज़रूर कंसल्ट करें, या सजेशन वीडियो बनाने के संबंध में जो हम लोग के द्वारा बनाया जा रहा है, किसी प्रकार का आपका एडवाइस है, सजेशन है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम लोग आने वाले वीडियो में आपके जो भी आपके द्वारा सुझाव दिए जाएंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे उसको एकोमोडेट करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।